आज अपन बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत उच्च स्तरीय मुद्रा यानी हाई पावर मनी। हम सर्वप्रथम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये हाई पावर मनी होती क्या है। मुद्रा आपूर्ति के संबंध में हमने इससे पहले के चैप्टर में बहुत कुछ देखा। पहले के वीडियोज़ में हमने मुद्रा आपूर्ति के सब कुछ सारी चीज़ें बताई थी और मुद्रा आपूर्ति के स्रोत भी बताए थे। फिर एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बैंक में निश्चित समय पर देश में मुद्रा की कितनी मात्रा चलन में है। इसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा, व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता तथा सरकार द्वारा निर्गमित मुद्रा तथा मुद्रा तुल्य प्रतिभूतियों का योग लगाकर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि देश में चलन की कितनी मुद्रा उपलब्ध है। ओवरऑल हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि देश में कितनी करेंसी वर्तमान में मार्केट में अवेलेबल है। इस प्रकार सामान्यतः मुद्रा के अंतर्गत करेंसी तथा मांग जमाएं सम्मिलित की जाती है। यानी एक तो करेंसी आती है जो वर्तमान में चल रही है और एक वो पैसा जो उधार के रूप में लोगों के पास उपलब्ध है। अतः यह कहा जा सकता है कि M बराबर C प्लस डबल डी। M का मतलब मुद्रा से लगाया गया, C का मतलब करेंसी से लगाया गया, D का मतलब मांग जमाओं से लगाया गया। तो मांग जमाओं को और चलन को अगर जोड़ दें तो टोटल मुद्रा की स्थिति आ जाती है। अतः देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन इन तीनों तत्वों में से एक में भी परिवर्तन होने पर हो सकता है। इस प्रकार मुद्रा प्रकृति से परिवर्तन को समझने के लिए उच्च स्तरीय मुद्रा व्यवस्था को समझना होगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि उच्च स्तरीय मुद्रा क्या होती है। पहले हमने मुद्रा को समझने की कोशिश की, अब हम उच्च स्तरीय मुद्रा को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने समझाने की कोशिश की है कि उच्च स्तरीय मुद्रा से तात्पर्य, एक सेकेंड, ये उच्च स्तरीय मुद्रा यहाँ से शुरू हो रही है। उच्च स्तरीय मुद्रा से तात्पर्य बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा से लगाया जाता है। बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरक्षित रखा जाता है। इसे हम नकद कोषानुपात CRR व वैधानिक तरल कोषानुपात SLR कहते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। CRR होता है केस रिजर्व रेशियो और SLR होता है स्टेटरी लिक्विड रेशियो। CRR जो होता है ये बैंकों के पास नकद जमा है। कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराएगा तो बैंक उसका एक निर्धारित भाग अपने पास सुरक्षित रखेगा, उसे CRR बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए तो बैंक CRR रेशियो अगर मान लीजिए 10% है तो बैंक 1000 रुपये का 10% यानी 100 रुपये अपने पास रखेगी और 900 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में उपलब्ध कराएगी, तो वो CRR है। SLR जो होता है वह मात्रा है जो बैंक की कुल जमाओं का एक निर्धारित भाग RBI के पास सुरक्षित रहता है, उसे SLR बोलते हैं। तो बैंक की कुल जमाओं का एक निश्चित भाग बैंक के खुद के पास CRR के रूप में होता है और उसकी कुल बचत का एक निर्धारित भाग रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित होता है, जिसे CLR बोलते हैं। तो CRR और SLR ये दोनों मिलके उसकी कुल तरलता को परिभाषित करते हैं। क्योंकि यह आरक्षित कोष बैंकिंग क्रियाओं के नवीन जमा राशि के निर्माण में गुणक प्रक्रिया का आधार होते हैं, अतः यह आरक्षित कोष गुणक प्रक्रिया के कारण स्वतः बढ़ते हैं, अतः उच्च स्तरीय मुद्रा कहते हैं। तो उच्च स्तरीय मुद्रा इसे ही कहते हैं। ये प्रक्रिया के आधार पर है, इसलिए इसे बेस मनी भी कहा जाता है। ये जब पैसा पड़ा होता है बैंकों के पास में तो ये मल्टीपल रेट से बढ़ता भी है, रेट के हिसाब से, तो इससे उसकी चलन गति बढ़ती है, इसे हाई पावर मनी कहते हैं। ये तो इसका अर्थ हुआ। आगे हम बात करेंगे उच्च स्तरीय मुद्रा को प्रभावित करने वाले घटक, वो कौन कौन सी बातें हैं जो उच्च स्तरीय मुद्रा को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला है जनता के पास संचित मुद्रा। जनता के पास संचित मुद्रा का मतलब यह है लोग जितना कमाते हैं उसमें से अपनी आवश्यकताओं की
ऊपर खर्च करने के बाद शेष राशि जो बच जाती है वो उसकी संचित धन कहलाता है। उस संचित धन से भी हाई पावर मनी क्रिएट होती है। कैसे होती है? जनता द्वारा प्राप्त आय का कुछ भाग भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद रूप में रखा जाता है। यह धनराशि जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा जनता द्वारा नकद कोष रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। नकद धनराशि रखने की प्रवृत्ति यदि कम है तथा बैंकिंग आदत का पूर्ण विकास है तो बैंकों की आरक्षित जमाएं अधिक होगी। लोग जितना पैसा संचित रखते हैं, मैक्सिमम पैसा बैंक में ले जाकर जमा कराते हैं, तो बैंकों की संचित पूंजी बढ़ेगी। इसके विपरीत बैंकिंग आदत का अभाव है और नकद धनराशि रखने की प्रवृत्ति बैंकों की आरक्षित मुद्रा को प्रभावित करेगी। यदि वह अपने पास ही रखना चाहते हैं तो आपके पास जो संचित पैसा है वो रोटेशन में नहीं आ पाता है, वहीं डंप रह जाता है। डंप रहने के कारण वह आपकी साख को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये भी आपकी उच्च स्तरीय गुणक को प्रभावित करता है। दूसरा है आरबीआई के पास संचित जमा राशियाँ। आरबीआई के पास संचित जमा राशियाँ, जैसा कि पिछले ही पेज पे आपको बताया कि सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रहता है। एसएलआर के माध्यम से कुल प्रचलित मुद्रा में से कई कारणों से भारतीय रिजर्व बैंक के पास धनराशि जमा के रूप में होती है। यह जमा धनराशि उच्च स्तरीय मुद्रा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। समय समय पर साख नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियां जारी कर व्यापारिक बैंकों से धन संग्रह कर लिया जाता है। यह मुद्रा जो रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में रखी जाती है, आरक्षित धनराशि में कमी के लिए उत्तरदायी होती है। फिर बैंकों के पास आ जाती है, सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। आरबीआई उससे, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है जिसमें आरबीआई यदि बैंकों से लिक्विडिटी अपने पास खींचना चाहती है तो इस आधार पर खींच सकती है। तीसरा है बैंकों की नकद जमा। उच्च स्तरीय मुद्रा का आधार बैंकों की नकद जमाएं हैं। इसमें मात्रा उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा को निर्धारित करती है। बैंकों की नकद जमाएं कम होती है तो उच्च स्तरीय मुद्रा गुणक प्रभाव से अधिक होगी। इसके विपरीत जमाओं की मात्रा अधिक रखी जाती है तो उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा कम होगी। व्यवहार में बैंकों की नकद जमाओं का निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोषानुपात व वैधानिक कोषानुपात परिवर्तन द्वारा प्रभावित किया जाता है। बैंकों द्वारा, आरबीआई द्वारा समय समय पर बैंकों के लिए इस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जिसमें समय समय पर वह सीआरआर और एसएलआर में परिवर्तन करती है। चौथा है आरबीआई के पास बैंकों की जमा। 1949 का जो बैंकिंग एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैंकों के लिए आवश्यक है कि वो अपनी कुल जमाओं का 3 से 15% भाग वैधानिक अनिवार्यता के रूप में आरबीआई की तिजोरी में जमा कराए। कंपल्सरी, कोई 3 से लगाकर 15 के बीच में जितनी प्रतिशत आरबीआई तय करेगी उतने प्रतिशत राशि प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास जमा करानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस अनुपात में 3 से 15% के मध्य समय समय पर कमी वृद्धि करता रहता है। फलस्वरूप बैंकों की आरक्षित जमाएं परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार उच्च स्तरीय मुद्रा का निर्धारण रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा धनराशि की मात्रा पर भी निर्भर करता है। ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जो उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना, कि इसकी गणना कैसे की जाती है। तो गणना के बारे में ये कहा गया, जब उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की हम बात करेंगे तो गणना के बारे में ये कहा गया, उच्च स्तरीय मुद्रा अथवा मौद्रिक आधार पर आरक्षित मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो मुद्रा अधिकारियों द्वारा निर्माण की जाती है। भारत में रिजर्व बैंक तथा भारतीय उच्च स्तरीय मुद्रा का निर्माण करते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा संचालन भी किया जाता है। इस मुद्रा में जनता के पास नकद जमा है। ये सूत्र लिखा है अपने, H बराबर C प्लस आर प्लस ओ डी। H बराबर C प्लस आर प्लस ओ डी। H का मतलब हमने बताया उच्च स्तरीय मुद्रा, जो पिछले पेज में समझाया आपको। C बराबर केस इन हैंड विथ पब्लिक, यानी जनता के पास नकद जमा है। R का मतलब बैंकों के पास जो नकद कोष है, और O D का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। तो बैंकों के नकद कोष यानी CR, बैंकों के नकद कोष कौन से हुए हैं, यानी CR, जो केस रिजर्व के रूप में है,
तथा कुल जमा संरचना के आधार पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंकों के जमा कोष बैंकों की मांग जमाओं के आधार पर निर्धारित होते हैं। मुख्य रूप से उच्च स्तरीय मुद्रा का ऊंचा अनुपात नकद कोषों के अनुपात पर निर्भर करता है। इसलिए आरबीआई उच्च स्तरीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा कहती है। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जनता के पास नकद जमा धनराशि, बैंकों के नकद कोष, आरबीआई के बैंकों की जमा और रिजर्व बैंक की अन्य जमा, इन चारों घटकों के योग को उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की जाती है। ये चार महत्वपूर्ण घटक हैं। इन चारों घटकों को यदि योग लगा दिया जाए तो उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की जा सकती है। वापस से एक बार सुनना, उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना करने के लिए पहले हमने सूत्र बताया। सूत्र है H बराबर C प्लस R प्लस OD। तो C प्लस R प्लस OD का मतलब ये हुआ कि उच्च स्तरीय मुद्रा बराबर जनता के पास नकद राशि, बैंकों की नकद राशि और अदर्स डिपॉजिट। अब बैंकों की नकद कोष यानी CR, जिसको करंट रेशियो बोलते हैं, अपन आगे अभी बताया था आपको, कुल जमा संरचना के आधार पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंकों की जमा बैंकों की मांग जमाओं के आधार पर होता है। और इस पूरी बात का लबलबा यहाँ आके निकलता है कि इन चारों चीज़ों को जोड़ दिया जाए, जिसमें नकद जनता के पास है, बैंकों के पास नकद कोष है, आरबीआई के पास जमाएं हैं और आरबीआई के पास अन्य जमा है, तो इससे उच्च स्तरीय मुद्रा की गणना की जा सकती है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि उच्च स्तरीय मुद्रा का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के साथ उच्च स्तरीय मुद्रा और आरक्षित मुद्रा का निर्धारण भी किया जाता है। मुद्रा व्यवस्था के सफल संचालन तथा मुद्रा की मात्रा के उचित मापन की दृष्टि से उच्च स्तरीय मुद्रा की उपयोगिता होती है। इसके अतिरिक्त सामान्य मुद्रा संकुचित दृष्टिकोण पर रखी जाती है। मुद्रा की उपयोगिता को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे मौद्रिक नीति बनाने में उपयोगी है, राजकोषीय नीति बनाने में उपयोगी है, मौद्रिक विस्तार के लिए उपयोगी है और आर्थिक विकास के लिए उपयोगी है। हम किसी भी दृष्टि से बात करें देश में, चाहे मौद्रिक नीति बनानी हो, चाहे राजकोषीय नीति बनानी हो, चाहे और कोई नीति बनानी हो, सबके लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मौद्रिक नीति में भी, राजकोषीय नीति में भी, मौद्रिक विस्तार में भी और अन्य में भी। आज अपन इतना ही देखेंगे, आगे अपन अगले लेसन में देखेंगे। धन्यवाद।